नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। और दर्शकों, अमित शाह गृह मंत्री जो हैं देश के, वो जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर जहां पहुंच रहे हैं। आज उनका पहला दिन है और यहां पे पहुंचेंगे। और जिस तरह से लगातार कठुआ, बिलावर, पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह यहाँ पे मिलिटेंसी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। और पिछले दिनों हमारे जो पुलिस के जवान 4 शहीद हो गए, उनको लेकर एक सुरक्षा समीक्षा जो है वो आला अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों के साथ, आर्मी के आला अधिकारियों के साथ, पुलिस के और सीआरपी के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और इसके जिस तरह से लगातार घुसपैठ हो रही है, इंटरप्लेशन हो रही है, सीमा से जो घुसपैठ हो रही है, उसके ऊपर एक बैठक लेंगे। हमारे साथ एनसी के तेज तरार नेता शेख बशीर हैं, XMLC हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि अमित शाह का 3 दिन का दौरा जो है वो उसको किस तरह से देखते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ये 3 दिन का दौरा आज जो है वो दोपहर बाद जो है अमित शाह जो जम्मू आएंगे, उसके बाद जहाँ मीटिंगों का दौर चलेगा, उसके बाद 8 तारीख को वो जो है वो कश्मीर में जाएंगे, वहाँ से दिल्ली चले जाएंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, आज इलेक्ट्रॉनिक दौर है और होम मिनिस्टर का दौरा जम्मू कश्मीर में है। लोगों को भी उम्मीद है कि होम मिनिस्टर जब आ रहे हैं तो जाहिर है कि वो बहुत सी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की जो ज़रूरत है वो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। जम्मू कश्मीर के लोग बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने असम पार्लियामेंट के अंदर भी कहा कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। उन्होंने कोर्ट के अंदर भी एक एफिडेविट दिया कि हम रिस्टोर करेंगे। उसके अंदर जो शर्तें लगाई थी वो भी शर्तें पूरी हो गई। मिसाल के तौर पे डिलिमिटेशन करना, पार्लियामेंट के चुनाव होना, असेंबली के चुनाव होना, ये सब चीज़ें होने के बाद अब लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो रेस्टोरेशन है स्टेटहुड वो कब मिलेगा। जी जी। बाकी होम मिनिस्टर का दौरा में नई बात तो है नहीं कि वो पहली दफ़ा आ रहे हैं, पहली दफ़ा कुछ करने जा रहे हैं। कई दफ़ा वो आए हैं, दौरे किए हैं, दौरे चले जाते हैं। तो आज की डेट के ऊपर जिस तरह आपने भी कहा कि हमारे जो LG साहब हैं या कभी कभी बयान दे देते हैं कि जनाब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब बस कोई बचा नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल। तो उसके कुछ अरसे के बाद आपने ठीक कहा कि कठुआ के अंदर हमारे नौजवान शहीद हो गए। जवान का शहीद होना इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जम्मू कश्मीर के लिए भी नुकसान है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या उपाय वो करते हैं, इसका इंतज़ार किया जाएगा। शेख साहब, वो सभी आला अधिकारियों के, चाहे आर्मी के जो बड़े प्रमुख हैं उनके साथ, CRP के, पुलिस के, सभी के साथ वो सख्त निर्देश देंगे कि जिस तरह से लगातार ये घटनाएं हो रही उसके ऊपर रोक कैसे लगे, इसकी समीक्षा करेंगे। बैठक में ये जो है मुद्दे उठाए जाएंगे। संतोष साहब, मुझे ये बताइए, जब से ये होम मिनिस्टर बने हैं इन्होंने कब संदेश तगड़ा नहीं दिया, कब सख्त संदेश नहीं दिया? जी जी। इन्होंने हमेशा सख्त ही संदेश दिए। लेकिन हकीकत यही है कि 36 साल होने लगे हैं अब जम्मू कश्मीर के अंदर, 35 साल 35 साल होने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इसमें झुलस रहे हैं। थोड़ा अरसा ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ वाक़ा होता है। तो पहली चीज़ यह है कि इसको लंबे अरसे तक लोगों को ये यकीन हो जाए कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। आज भी लोग डरे हुए हैं। बहुत से एरियाज़ में जो आपने जिक्र किया, बिलावर, कठुआ, हीरानगर, उधमपुर की पहाड़ी इलाके जो हैं, बिल्कुल, इसमें लोगों की मूवमेंट जो है वो डर गए हैं लोग कि पता नहीं किस रूप में कौन आ जाए। बिल्कुल। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं या कुछ एजेंसियां जो काम करती हैं उनको थोड़ा सा संज्ञान इसको लेना पड़ेगा कि कैसे इसको हम रोकें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए आ रहे हैं, तो इससे पहले जब से वो होम मिनिस्टर ने कितनी दफ़ा उन्होंने रिव्यू किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज की डेट के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने
मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत करने का, चीफ मिनिस्टर बने हैं, इलेक्टेड एमएलएज हैं। आज की डेट के ऊपर अगर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप किसी के कहने पे वो काम करता है तो शायद ये बदकिस्मती की बात है। शेख साहब, ये अमित शाह जो है अपने 28 विधायक जो है उनसे भी मिलेंगे और जो बजट सेशन चल रहा है उसके ऊपर भी बातचीत होगी, उसके ऊपर ही वो अपनी इनपुट लेंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले भी वो इनको गाइड करते रहे हैं। ये छोटे छोटे लड़के तो हैं नहीं या स्कूल के बच्चे तो हैं नहीं। जब ये सेशन शुरू हुआ था उससे पहले ही उनको गाइडलाइन दी गई थी कि आपने असेंबली के अंदर कैसे करना है, अपोजिशन कैसे करनी है। जब कश्मीर में सेशन हुआ, जम्मू में सेशन हुआ, इन एमएलएज को ट्रेंड करने के लिए बाज़ाब्ता प्रोग्राम भी रखे गए। अब चूंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो मेरे हिसाब से मैं अभी पढ़ रहा था, कविंदर गुप्ता का बयान आया है कि जनाब होम मिनिस्टर के आने से जो बीजेपी का वर्कर जो है उसका मोराल अप हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने खुद ही, ये पेपर में आया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कविंदर गुप्ता जी को लग रहा है कि बीजेपी के वर्कर का मोराल डाउन हो गया। तो ये क्यों हो गया डाउन? क्योंकि वो झूठ लोगों को समझ आ गया। जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आज जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी का वर्कर का मोराल डाउन है। अब होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उनका मोराल अप हो जाएगा। जी जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी जिम्मेदारी होती है काम करने की, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। 5-6 साल जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने बड़ी तबाही कर दी है, सारे इंस्टीट्यूशन को तहस नहस कर दिया है। अभी भी हो रहा है, अभी भी इसलिए हो रहा है कि कोई तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। बिल्कुल, कोई एलजी की तरफ देख रहा है, कोई एमएलए की तरफ देख रहा है। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जम्मू कश्मीर के लिए घातक है। जम्मू कश्मीर में ऐसा होना नहीं चाहिए कि यहाँ। शेख साहब, एक बड़ा बर्निंग इशू जो है हाल ही में, जिस तरह से एलजी ने जो ट्रांसफर की, उसका सख्त रिएक्शन किया उमर अब्दुल्ला की सरकार ने कि ये जो बिल्कुल असावधानिक तरीके से जो है ट्रांसफ़र की गई। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में किया गया, कुछ वेट करते, बिजनेस रूल आने थे और उसके बाद ये अगर करते तो ये जो है मसला जल्दबाजी, जिस तरह से बीजेपी बहुत जल्दबाजी में रहती है। चाहे राम मंदिर का देखो प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी जल्दबाजी में। ये जो है एम्स का जो है उद्घाटन किया, वो भी जल्दबाजी में। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं वो जल्दबाजी में। ये जल्दबाजी में क्यों इतना जा रहा है? पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब एलजी साहब थे यहाँ, जब वो खुद ही थे सब कुछ जी, उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। बिल्कुल बिल्कुल, तब भी वो करते थे। तब अगर देखेंगे आपको तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने क्या तबाही कर दी है, अगर उसको हम गिनना शुरू करें। लेकिन लोगों की उम्मीद यहाँ थी कि चलो जब कल असेंबली बनेगी उसके बाद लोग जो हैं वो अपने जो एमएलएज हैं वो अपने तरीके से काम करेंगे, जो डेमोक्रेसी में होता है, जो जमहूरियत में होता है, जो सिस्टम में होता है। मान के चलते हैं कि यूटी का तजर्बा जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं है, और ये जो बिजनेस रूल्स वगैरह जो हैं, एलजी साहब को इतना एहसास तो होना चाहिए बिल्कुल कि चुने हुए नुमाइंदों की हुकूमत बनी है, और क्यों वो उथल पुथल क्या है उनके जहन में, क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल। और एलजी साहब को ये भी समझना चाहिए जहां से वो आए हैं वो हार के आए हुए हैं। उनको सारी दुनिया जानती है कि वहां वो जीते नहीं हैं, हार के यहाँ आए हैं। इस जम्मू कश्मीर को क्यों खराब करना चाहते हैं? बिल्कुल। अगर तो हुकूमत नहीं होती, हम कहते चलो जो मर्जी करना है कर लो। बिल्कुल। अब जब ये बना हुआ है तो इसलिए जनाब मैं इसलिए चाहता हूं कि जो चीज़ वो करना चाहते हैं उनको पावर है। मैं नहीं कहता हूं कि जनाब नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एलजी साहब कह रहे थे कि जनाब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो वो निकला था, क्या नाम है, ऑर्डर, उसके तहत किया है। तो एलजी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, ये जो पोस्ट एलजी का होता है, गवर्नर का होता है, ये नॉन पॉलिटिकल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कम से कम दखल देना होता है। लेकिन एलजी साहब सोचते हैं कि शायद मैं हमेशा के लिए यहाँ बन के आया हूँ। मैं एलजी साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एलजी साहब दीवार पे लिखी हुई तहरीर पढ़िए। आपसे पहले भी यहाँ बहुत से लोग इस बात के
को कह रहे थे कि शायद वही भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी हमेशा नहीं रहना है, लेकिन वो छाप छोड़ के जाओ ताकि बाद में लोग आपको याद करें कि ये अच्छे थे, या बाद में जाने के बाद आपको गालियां नहीं दें कि देखो जी ये बुरा आदमी था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एलजी साहब को इख्तियार है, सब कुछ है, ये भी है वो भी है, लेकिन जब उसको मालूम है कि जमहूरी तर्ज के ऊपर एक हुकूमत बनी हुई है तो कम से कम इस बात का एहसास करना चाहिए। बिजनेस रूल क्या है क्या नहीं है ये आम आदमी को नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। लेकिन आम आदमी की ये शिकायत है कि जनाब क्या हमें सुना जा रहा है, क्या हमारी जो मुश्किलात हैं उनको सुना कोई जा रहा है। तो अगर एलजी को लगता है कि वो इसका पावरफुल बनना चाहता है तो जनाब आपसे भी बड़े बड़े सिकंदर यहाँ होके चले गए हैं, कोई बात नहीं। उमर साहब का एक रिएक्शन, गुस्से में थे तो एक चैनल ने ये चलाया कि वो उमर साहब कहते हैं मैं रिजाइन दे दूंगा, इतने इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी बात नहीं है। जब हमको लोगों का मैंडेट है तो उमर साहब इसको जानते हैं, और उमर साहब को ये भी मालूम है कि हमने हैंडल कैसे करना है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है कि कंफ्रंटेशन ना हो, इस बात के ऊपर कंफ्रंटेशन ना हो। और मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी कोशिश करिए कि आपके आसपास जो चेले चांटे हैं उनको कहिए कि वे सिस्टम को चलने दीजिए। डेमोक्रेटिक सेटअप गवर्नमेंट है, अगर उनको लगता है कहीं कि गवर्नमेंट किसी जगह पे इलेक्टेड गवर्नमेंट गलत जा रही है तो वो बुला के उनको कह सकते हैं कि यहाँ नहीं यहाँ से। लेकिन ये पब्लिक के अंदर वो जाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये उनके लिए घातक है और डेमोक्रेसी के लिए घातक। हाँ, कल लास्ट क्वेश्चन, कल असेंबली फिर से शुरू होगी, 3 दिन के लिए असेंबली रहेगी, तो क्या असेंबली में जो वक्फ बिल पास किया गया उसका भी हंगामा देखने को गया? इसका रिएक्शन तो जाहिर सी बात है होगी, जो भी मुस्लिम समुदाय के विधायक चुन के आए हैं तो वो उसकी तलखीते रहेगी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपका बड़ा ये सवाल ठीक है। वक्फ बिल के जो पास हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये जो है माइनॉरिटी है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, बाकी माइनॉरिटीज भी डरी हुई हैं। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो बीजेपी वाले सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है। इसमें बहुत सी चीज़ें होनी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको धर्म के मामले में किसी के धर्म में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसमें ये कहा गया था कि हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले जो धार्मिक चीज़ें थीं या जो सिस्टम था उसको बहाल रखना चाहिए, उसकी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि ये शुरू हुआ है, इसकी एंड कहाँ होना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी वालों के जहन में एक तो जमहूरियत नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं मानते, वो डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देते हैं। एलजी साहब भी डिक्टेटरशिप को ही बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको समझना चाहिए कि ऐसा अच्छा नहीं है। दूसरी बात है कि जिस समुदाय में मुसलमान हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे अपने हिसाब से चलना है। मुझे मोदी जी का और अमित शाह का पढ़ाया हुआ कुरान शरीफ नहीं पढ़ना है, उसके लिए गाइडलाइन है। हम उस सिस्टम से जाएंगे आगे, मुश्किलात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो दूसरे धर्म के साथ मिल के चलना है वो चलेंगे और ये देखते रहेंगे। इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हर धर्म जो है वो अपने हिसाब से चल सकता है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को जहन में रखते हुए हर एक आदमी काम करेगा। ये लड़ाई करवाना चाहते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि लड़ाई में कुछ नहीं है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।